गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। आज कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 पढ़ेंगे। ये आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी में आता है। तो आर्टिकल 16 क्या बोलता है? आर्टिकल 16 क्लॉज 1 इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो भी सरकारी नौकरी है ना, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। किसी को भी सरकार क्या है अलग से फेवर नहीं कर सकती है। इसके तहत आर्टिकल 16(1) के तहत, ठीक है। आर्टिकल 16(2) क्या बोलता है? इट प्रोवाइड्स फॉर द स्टेट फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग सिटीजन्स ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्टेंट, रेसिडेंट इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये भी वही है जैसे आर्टिकल 15 में था। सरकार क्या है, किसी को भी धर्म, जाति और वंश और आपका सेक्स, रेसिडेंस या प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से कोई भी सरकारी नौकरी से क्या है आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है, भेदभाव नहीं कर सकती है अंडर आर्टिकल 16(2), ठीक है। तो आर्टिकल 16(3) क्या बोलता है? इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड बाय लॉ प्रिस्क्राइबिंग रेसिडेंस एज अ ग्राउंड फॉर क्वालिफिकेशन इन सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये क्या है? ये एक अलग चीज है। इसमें क्या करता है, ये क्या बोल रहा है कि ये आर्टिकल 16(3) पार्लियामेंट को एम्पावर कर रहा है कि किसी भी मतलब कैटेगरी का कुछ पब्लिक एम्प्लॉयड होता है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, रेसिडेंस बना सकता है पार्लियामेंट। मान लीजिए कुछ मतलब लोअर कैटेगरी किसी स्टेट के में देखते हैं कुछ स्टेट कुछ मतलब जो सरकारी नौकरियां होती है ना, वो सिर्फ उन्हीं के लोकल लोगों के लिए होता है। तो वैसे के लिए क्या है, ये एम्पावर किया गया है पार्लियामेंट को कि आर्टिकल 16(3) के तहत क्या कर सकता है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है कि रेसिडेंस एक क्वालिफिकेशन बना सकता है। अगर ये मतलब मान लो कि छत्तीसगढ़ का कुछ मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट निकलता है ना, और उसमें क्या है छत्तीसगढ़ लोग ही उसमें आपका जॉब कर सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। वो पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया गया है अंडर आर्टिकल 16(3), ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए अगर वहां के लोकल लोगों को कुछ जॉब्स मतलब रिजर्व रखा जा सकता है कि वही के लोग ही उसमें काम कर सकते हैं। तो ये जो एम्पावरमेंट कॉन्सेप्ट के तहत दिया गया पार्लियामेंट को आर्टिकल 16(3) के तहत दिया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 16(1) क्या हुआ? इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये जनरलाइज था। फिर थोड़ा सा 16(2) में आते हैं तो सरकार क्या कर सकती है, प्रोहिबिट कर दिया सरकार को कि तुम जाति, धर्म, मतलब प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब चीजों से क्या आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो सरकारी नौकरी देने में, सरकारी नौकरी देने में ना, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं 16(3) में क्या कर दिया, रेसिडेंस को क्वालिफिकेशन कर सकता है कुछ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट इसको एम्पावर कर दिया गया है कि पार्लियामेंट बाय लॉ क्या कर सकती है, कुछ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को वही के पर्टिकुलर लोग काम कर सकते हैं उसमें, उसके लिए प्रोविजन बना दिया अंडर आर्टिकल 16(3), ठीक है। आर्टिकल 16(4) इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया है, इट एम्पावर्स द स्टेट इन मेकिंग प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन फेवर ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास सिटीजन्स, ठीक है, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें क्या किया है, ये जो रिजर्वेशन मिलता है ना SC ST और OBC वालों को, तो ये है जो आर्टिकल 16(4) के तहत, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछता है किस आर्टिकल के तहत रिजर्वेशन मिलता है, तो आर्टिकल 16(4) टिक करना है इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, स्टेट को एम्पावर कर दिया गया कि आप किसी भी मतलब सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस लोग पीपुल है, तो उनके लिए आप क्या है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कर सकते हो इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना, सरकारी नौकरी में आप रिजर्वेशन दे सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशन भी डाला है, किसको आप सोशली बैकवर्ड मानते हो, किसको आप एजुकेशनली बैकवर्ड मानते हो, ठीक है, वो है कि नहीं है, ठीक है। रिजर्वेशन कितना % होना चाहिए, है ना, कब, और ये रिजर्वेशन को मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मतलब आप रिजर्वेशन देते जा रहे हो लेकिन उसका जो एफिशिएंसी है वो जैसे सेना में रिजर्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेना में रिजर्वेशन इसलिए कि सेना का एफिशिएंसी कम नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत मतलब बहुत क्रिटिकल डिपार्टमेंट है। वहां पे अगर एफिशिएंसी में अगर कॉम्प्रोमाइज करे हुए तो फिर देश का सुरक्षा बहुत खतरे में है। तो इसलिए क्या होता है, जहां पे आपका मतलब एफिशिएंसी पे मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पे बात आई, कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, वहां पे आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसीलिए क्या सुप्रीम कोर्ट क्या बोल दिया, the rule that there is no fundamental rights to reservation for the backward classes of citizens, ठीक है। लेकिन ये तो बोल दिया गया कि आप रिजर्वेशन दे सकते हो अंडर 16(4), लेकिन कोई ये जो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ लोग है ना,
एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लास लोग ये मत समझ ले कि ये उनका फंडामेंटल राइट्स है। ये कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अगर कल के डेट में स्टेट आपको रिजर्वेशन नहीं दे पाया तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि नहीं आप मेरे को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, मेरे को रिजर्वेशन देना चाहिए। ठीक है, वो आपका राइट्स नहीं है। आपका अभी राइट है आपका, क्योंकि प्रोविजन है, बट आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है इसके तहत। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, इसके लिए कोई रिमेडी आपको नहीं है अगर स्टेट किसी भी रीजन से आपको नहीं दे पाया तो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर क्या हुआ, 1992 में एक इंपॉर्टेंट केस होता है सुप्रीम कोर्ट में। कौन सा केस? इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1990। इसको बोलते हैं मंडल केस। ठीक है, मंडल कमीशन आया था 1979 में, रिपोर्ट दिया था 1980 में। ठीक है, तो उसी के उसमें क्या बोला था, 27% रिजर्वेशन देने के लिए बात कहा था सरकारी नौकरी में ओबीसी लोगों के लिए। तो फिर उसी के सिलसिले में क्या हुआ, 92 में एक केस होता है ना, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या जिसको बोलते हैं मंडल कमीशन, मंडल केस। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया था, 5 पॉइंट बोला था। ठीक है, जो मंडल कमीशन ने दे दिया था कितना, 27% का रिजर्वेशन किया था, तो उसके अगेंस्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स बताया कि कैसे रिजर्वेशन देना है और किसको देना है। ठीक है, ठीक है, आप वो बोला कि सही है, आप जो एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड लोगों को रिजर्वेशन दे रहे हो वो ठीक है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या है, 3, 4, 5 पॉइंट्स ही बताया जो कि अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, अगर नहीं कर रहा है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या वॉइड है। तो क्या क्या 5 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट बताया, बैकवर्ड क्लास शुड बी एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड। ठीक है, जिसको आप दे रहे हो कि मतलब रिजर्वेशन, तो वो एजुकेशनली प्लस सोशली दोनों तरफ से बैकवर्ड होना चाहिए, है ना। अगर दोनों बैकवर्ड है दोनों तरफ से तो फिर आप रिजर्वेशन सही है। ठीक है, एजुकेशनली भी बैकवर्ड है, ठीक है, मतलब सोशली बहुत बैकवर्ड है, बहुत पिछड़ा है, ठीक है, और वो उसका मतलब पिछड़े जाति में आता है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसको रिजर्वेशन दे सकते हो। और क्या बोले, बैकवर्ड क्लास शुड नॉट बी एडिक्वली रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब एक ऐसा क्लास है जो कि आपका सरकारी नौकरी में उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, जैसे एससी एसटी है ना, उनका रिप्रेजेंटेशन सरकारी नौकरी में बहुत ज्यादा कम है। तो ऐसा अगर ओबीसी वाले भी है, कोई जाति है, तो फिर आप उसको दे सकते हो रिजर्वेशन। ठीक है, उनका परसेंटेज बहुत कम होना चाहिए या ना आगे बराबर होना चाहिए, तब जाके आप उसको रिजर्वेशन देना वैलिड ठहराएगा। और क्या है, ओवरऑल रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50%। लेकिन ये एक पॉइंट बता दिया कि जितना भी रिजर्वेशन दे रहे हो, मान लो 27% आपको दे दिए, किसको, ओबीसी को, है ना, 15% एससी को, 7% करीब आपका एसटी को, है ना। तो अगर इतना टोटल रिजर्वेशन जो है ना वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बोल दिया। चाहे कितना भी कैसे भी रिजर्वेशन दो, बट मैक्सिमम 50% दे सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। ठीक है, और क्या बोले, क्रीमी लेयर शुड बी एलिमिनेटेड। जैसे ओबीसी लोग हैं, ओबीसी में क्या होता है, क्रीमी लेयर रहता है, जैसे आर्टिकल 15 में बताया था, जिसका मान लो मंथली इनकम 8 लाख से ज्यादा है ना, ईयरली इनकम 8 लाख से ज्यादा है, तो वो लोग क्रीमी लेयर से आ जाते हैं। तो वैसे लोग, मान लो कोई बड़े पोस्ट में, उनका बच्चे हो गए, कोई प्रधानमंत्री का बच्चा हो गया, कोई प्रेसिडेंट का बच्चा हो गया, गवर्नर का बच्चा हो गया, है ना, कभी कैबिनेट मिनिस्टर का बच्चा हो गया, या कोई मतलब बड़े क्लास ए ऑफिसर का बच्चा हो गया, तो वो लोग सारे क्रीमी लेयर में आते हैं, तो वो क्रीमी लेयर शुड बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, ये कंडीशन डाल दिया है, क्रीमी लेयर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और या फिर ये बोल सकते हो कि मान लो वो जो क्लास है उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, वो भी आ जाते हैं। ओबीसी, मान लो कोई ओबीसी हो और उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है आपके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वो भी आपके, इसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या बोला आखिरी में, रिजर्वेशन पॉलिसी शैल बी कंसिस्टेंट विद एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे मैं बताया शुरू में, आप रिजर्वेशन ऐसा दो कि वो एफिशिएंसी को हैम्पर नहीं करना चाहिए, किसी भी मतलब फील्ड में दे रहे हो तो। जैसे सेना में नहीं देते, क्योंकि वहां पे बिल्कुल आप कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते हो एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, तो वहां पे रिजर्वेशन नहीं है। तो यही 5 पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए आपको क्या है, रिजर्वेशन देना है। अगर आप इसमें कोई भी इधर उधर होता है तो वो माना नहीं जाएगा, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, अंडर आर्टिकल 16(4). ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है, 77 अमेंडमेंट एक्ट 1995 पास होता है। इसके तहत क्या और एक आर्टिकल जुड़ता है संविधान में, जिसको बोलते हैं आर्टिकल 16(4)(a). इसमें क्या हुआ, इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ एससी एसटी। ठीक है, इसमें क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, जब वर्डिक्ट दिया था कि आपका जो रिजर्वेशन है ना वो एंट्री लेवल पे है। जैसे आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना,
वहां पे आप रिजर्वेशन दे सकते हो, एससी को एससी एसटी या ओबीसी जिसको भी इतना परसेंट रिजर्वेशन सीट आपका है। लेकिन क्या हुआ था, वो बोला था कि एंट्री लेवल पे ही आपको दे सकते हो, बट उसके बाद प्रमोशन में आपको रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो इसके अगेंस्ट में क्या हुआ, 77 अमेंडमेंट एक्ट 1995 लाया गवर्नमेंट ने, और उसके हिसाब से क्या हुआ, एक आर्टिकल जोड़ दिया, आर्टिकल 16(4)A। इसके तहत क्या बोला गया, इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन प्रमोशन फॉर एससी एसटी। एससी एसटी के लिए क्या हुआ, रिजर्वेशन प्रमोशन में भी आपका रिजर्वेशन रहेगा, ठीक है, बाय आर्टिकल 16(4)A। ये कैसे जोड़ा गया, अंडर 77 अमेंडमेंट एक्ट 1995। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, इसको रखना है बिल्कुल, ठीक है। तो अगर पूछेगा कौन से आर्टिकल के तहत आपको रिजर्वेशन प्रमोशन में मिलता है एससी एसटी को, तो अंडर आर्टिकल 16(4)A, ठीक है। और कौन से अमेंडमेंट के तहत आया था ये, 77 अमेंडमेंट एक्ट 1995 के तहत, ठीक है। फिर क्या हुआ, 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 आया। 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 में क्या बोला गया, इसमें इसके तहत क्या हुआ, और एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 16(4)B। आर्टिकल 16(4)B जोड़ा गया। इसमें क्या बोला गया, कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी आया था इसमें। जैसे कि इसमें बोला था ना, रिजर्वेशन 50% ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, जैसे इस साल का रिजर्वेशन पोस्ट निकल रहा है ना, मतलब 100 पोस्ट निकल रहा है, 100 पोस्ट निकल रहा है, उसमें रिजर्वेशन का कितना पोस्ट रहेगा, ठीक है। और ये मान लो रिजर्वेशन पोस्ट कितना हुआ, कुछ पोस्ट भरा, कुछ पोस्ट नहीं भरा, बैकलॉग रह गया। और नेक्स्ट ईयर जो रिजर्वेशन पोस्ट आएगा फिर से, तो उसमें भी उस साल का रिजर्वेशन रहेगा, और प्लस इस साल का जो नहीं पोस्ट भरा था वो भी जुड़ेगा उसमें। तो वो जुड़ के अगर रिजर्वेशन 50% ज्यादा हो रहा है, तो वो सरकार, वो बोला था 50% ज्यादा हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए, चाहे बैकलॉग हो, कैरी फॉरवर्ड हो, कैसे भी हो, आपका 50% से अंदर तक ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। लेकिन क्या हुआ, अंडर 81 अमेंडमेंट एक्ट 2000 के अंदर आर्टिकल 16(4) ये बोलता है, जो कैरी फॉरवर्ड होगा ना पिछले साल का, वो आपका रिजर्वेशन से जुड़ेगा, बट वो आपका अलग होगा, वो 50% से 50% कैलकुलेट नहीं होगा। अगर मान लो 5% एक्स्ट्रा आपका पिछले साल का बच गया है, इस साल का 50% हो गया, तो कितना हो गया, 55%, तो वो इनवैलिड नहीं होगा, वो वैलिड होगा, क्योंकि 5% कैरी फॉरवर्ड है। तो यही बोला आर्टिकल 16(4)B में कि आपका कैरी फॉरवर्ड जो आएगा वो आपका इस 50% में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, अंडर अमेंडमेंट एक्ट 81 2000 में, ठीक है। ये क्लियर हो गया। दो अमेंडमेंट लाए थे, 77 अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत आर्टिकल 16(4) जुड़ा, फिर 81 अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत आर्टिकल 16(4)B जुड़ा। पहले में क्या था, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन फॉर एससी एसटी, और दूसरे में क्या हुआ, बैकलॉग या कैरी फॉरवर्ड जो पॉलिसी है वो 50% से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 16। यही मैं पहला बता दिया कि सारे जो गवर्नमेंट के जॉब्स इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा सबके लिए। फिर बता दिया सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है 4-5 कंडीशन में, ठीक है। फिर बता दिया 63 में रेसिडेंट्स को एक क्या है, आप एक क्वालिफिकेशन मान सकता है कुछ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। फिर 64 में क्या हुआ, स्पेशल प्रोविजन है, रिजर्वेशन दे सकता है मतलब एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड लोगों के लिए, ठीक है। फिर क्या बताया, मतलब आपका रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स, आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आप अगर सरकार किसी भी रीजन से आपको दे नहीं सकती रिजर्वेशन, तो आप उस पर कोई रिमेडी नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो। फिर बता दिया रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या कंडीशन दे दिया। फिर उसके अगेंस्ट में क्या हुआ, फिर अमेंडमेंट सब आया, नया नया आर्टिकल जुड़ा, आर्टिकल 16(4)A, आर्टिकल 16(4)B, ठीक है, ये जुड़ा। उसके बाद और एक आर्टिकल है 16(5), आर्टिकल 16(5) है ना। इसके तहत क्या हुआ, आर्टिकल 16(5) जो है ये बोलता है कि सरकार क्या करते हैं, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, किसी भी मतलब माइनॉरिटी है ना, रिलीजियस माइनॉरिटी है, तो उनके लिए अलग से रिजर्वेशन कर सकता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। ये टोटल 5 क्लॉज है आपका आर्टिकल 16 में, ठीक है। अब आर्टिकल 17 जिसको क्या बोलता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ऑल फॉर्म, छुआछूत का भेदभाव किसी भी कंडीशन में आपको मतलब नहीं करना है ना, प्रोहिबिट्स करता है अंडर आर्टिकल 17। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, स्टेट के लिए भी एप्लीकेबल होता है और इंडिविजुअल के लिए भी होता है। आप किसी को छुआछूत भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके तहत क्या हुआ, पार्लियामेंट को बोला गया कि आप इसके लिए रूल्स बनाइए, रेगुलेशन बनाइए, पनिशमेंट होना चाहिए जो ये प्रैक्टिस कर रहा है। तो इसके तहत क्या हुआ, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 गवर्नमेंट ने लाया था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, उसको चेंज कर दिया गया नाम 1976 में, उसको बोला गया सिविल राइट्स एक्ट 1976, ठीक है। तो आर्टिकल 17 क्या है, अनटचेबिलिटी का है, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 18, ठीक है। आप लोग समझ गया होगा अच्छे से, इसको अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्टिकल 16(4),
आपका आर्टिकल 64A, आर्टिकल 64B। कुछ भी डाउट हो तो मैसेज करिए आप, ठीक है। थैंक यू।